नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज फिर हम बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से हम अपने पूंजी को आगे और अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को फिर से मैं एक प्रश्न पूछूंगा और उसका जवाब अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हमारे इस वीडियो पर थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बन जाए और इसके बाद हम चर्चा करेंगे एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर। तो आज का प्रश्न है, कौन सा स्टॉक एक्सचेंज बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। कौन सा स्टॉक एक्सचेंज बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है? तो इसमें से पहला ऑप्शन है आपका लंदन स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, तीसरा है शंघाई स्टॉक एक्सचेंज और चौथा है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और नहीं पता तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में जानकारी भी मिलेगा और इस प्रश्न का उत्तर भी आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, उसका नाम है ब्राइटकॉम ग्रुप। आईटी सेक्टर की कंपनी है जिसको शॉर्ट में आप बीसीजी के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम जो है बीसीजी का पूरा लेखा जोखा जानेंगे और यह आपको यहाँ पे निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि आप जो है अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाले मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं बीसीजी के बारे में। बीसीजी का व्यवसाय क्या है, बीसीजी का फंडामेंटल कैसा है और आगे भविष्य में बीसीजी का क्या हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में मैं सारी चीज़ें पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, पूरे अंत तक बने रहेगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन दिलचस्प और मज़ेदार भी होगा, जिससे आपको ब्राइटकॉम को जानने के लिए आप जहाँ पर भी सर्च करते होंगे वो जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ब्राइटकॉम ग्रुप, जैसे कि आप इसको शॉर्ट में बीसीजी के नाम से जानते हैं, पहले इसका जो पुराना नाम था वो लाइकोस इंटरनेट लिमिटेड था। उसके बाद इसका नाम चेंज करके ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कर दिया गया। तो ब्राइटकॉम ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो यह कंपनी जो है दुनिया भर के व्यवसाय एजेंसियों और ऑनलाइन प्रकाशकों को डिजिटल मार्केटिंग समाधान प्रदान करने का काम करता है। यह मुख्य रूप से 3 क्षेत्र में काम करता है, जिसमें से पहला है एडटेक डिजिटल मार्केटिंग जिसको अपन बोलते हैं, दूसरा है सॉफ्टवेयर सेवाएं और तीसरा है फ्यूचर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। तो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है इसका। तो पहला जैसे कि मैंने बताया एडटेक, तो एडटेक में क्या क्या है इसका। एडटेक में आपका जो है जितना भी आप जो विज्ञापन मार्केटिंग देखते हैं वो सारी चीज़ें आता है, जिसमें से सर्च मार्केटिंग हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया, लीड जनरेशन हो गया, सहयोगी मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग और भी बहुत सारे प्रकार के जितने भी जो है डिजिटल ट्रैफिक प्रबंधन, ये सब जो है इनके एडटेक पर शामिल है। सॉफ्टवेयर सेवाएं की अगर मैं बात करूं तो यह कंपनी जो है डिजिटल मीडिया और अन्य सभी प्रकार के संबंधित पेशकशों को ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकता को हल करने के लिए उसको एक अनुकूलित प्लेटफॉर्म बना करके देता है, जिसको आप सॉफ्टवेयर बोलते हैं। उस प्रकार के प्लेटफॉर्म यह जो है अन्य कंपनियों को बना करके देने का काम करता है। इनके जैसे कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो यह जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, इसके अलावा जो है डिजिटल आउट ऑफ होम, ये सारी चीज़ों पर जो है कंपनी बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। कंपनी का ग्राहक आधार की अगर मैं बात करूं, कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो बहुत ही बेहतरीन और स्ट्रांग है। जैसे कि इनके मुख्य कस्टमर कौन कौन है, याहू है, गूगल, अमेरिकन एक्सप्रेस, यूनिलीवर, ग्लोबलिसिस, स्पार्क मीडिया, पेटको आदि, ये सारी चीज़ें जो है इनके सेवाओं को लाभ लाभ लेता है कंपनी। इन सभी कंपनियों इनका ग्राहक है। आपको बता दूं दोस्त, कंपनी जो है भारत के अलावा अन्य देशों पर भी बेहतरीन तरीके से काम करता है। अगर मैं भारत की बात करूं तो इसका मुख्य कार्यालय जो है हैदराबाद में स्थित है, जिसमें इनके अभी 25 जगहों पर इनका जो कार्यालय स्थान है। मुख्य कार्यालय हैदराबाद में और 25 जगह अलग अलग जगहों पर इनके और भी छोटे छोटे कार्यालय हैं। इनके जो है जिसमें जो काम करने वाले अगर लोगों के कर्मचारी की बात करूँ तो 484 मतलब लगभग 500 के आसपास जो इनके कर्मचारी और सलाहकार हैं।
अब इनकी ये तो भारत का हो गया, इसके अलावा अन्य देशों में भी कंपनी का जो है कामकाज बहुत बेहतरीन तरीके से चलता है। जैसे उत्तरी अमेरिका से बात करूं तो 52% रेवेन्यू इनका उत्तरी अमेरिका से आता है। दक्षिणी अमेरिका से इनका जो है 20% का रेवेन्यू आता है। यूरोप और मध्य पूर्व से इनका जो है 17% का आता है। एशिया से बात करूं तो 7% का आता है और ऑस्ट्रेलिया से 4% का रेवेन्यू आता है। इसमें इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर अगर मैं बात करूं तो विज्ञापन का जो राजस्व है उनका 94% आता है, मतलब मुख्य व्यवसाय इनका एलिटेक का ही है, वहां से 94% का रेवेन्यू आता है। और सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो मैं बताया उससे 5% का आया आता है। और अदर की अगर मैं बात करूं तो केवल 1% का रेवेन्यू वहां से आता है। कंपनी के अगर हम अधिग्रहण की ओर चले तो बहुत सारे एक्विजिशंस भी कंपनी ने किए हैं, जिसे मैं बात करूं कि 6 फरवरी सन 2022 को कंपनी तेजी से बढ़ते हुए ऑडियो विज्ञापन बाजार का दोहन करने के लिए यूएस आधारित डिजिटल ऑडियो कंपनी का भी अधिग्रहण किया। उसके बाद लूप मी के साथ साझेदारी किया। लूप मी का एक बड़ा नाम है यूएस में, आप इसके बारे में जानते भी होंगे। लूप मी के साथ यह साझेदारी किया जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों कंपनी का सारी चीज़ें बढ़िया है। कंपनी का जो बिज़नेस प्लान है वो बहुत ही शानदार है, जो बिज़नेस है वो फ्यूचरिस्टिक बिज़नेस है और कंपनी भी जो है इनका जो फंडामेंटल है, फाइनेंशियल है, वो सारी चीज़ें बढ़िया है। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम क्या हुआ है जिसकी वजह से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसके बारे में हम थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि इसमें जो कंपनी में जो चल रहा है वो फॉरेंसिक ऑडिट, ये सबसे इनका जो है अभी दिक्कत वाली बात यही है, इसका फॉरेंसिक ऑडिट, जिसके वजह से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो जिसमें एक जो है सेबी के माध्यम से इस पर आरोप लगाया गया है, या फिर क्योंकि साबित नहीं हुआ है तो अभी आप आरोप ही बोल सकते हैं। आरोप लगाया गया है कि इनके जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें कुछ गड़बड़ी किया गया है और सन 2010-11 में कुछ जो है प्रेफरेंशियल बेस पर शेयर अलॉटमेंट किया गया था। तो उसके लिए कंपनी ने क्या किया, एक फॉरेंसिक ऑडिट इस पर बिठा दिया, जिसमें जो है जुटाई गई जो धनराशि था, जो प्रेफरेंशियल बेस पर जो जुटाया गया धनराशि था, इनके सहायक कंपनियों को कर्ज के रूप में दिया गया है। ऐसा जो है सेबी ने आरोप लगाया। उसके बाद फिर ये धीरे-धीरे करके इनके फाइनेंशियल तक पहुँचे, तो फाइनेंशियल पर भी इन्होंने सेबी ने यह आरोप लगाया कि इनका जो फाइनेंशियल रिजल्ट है, वो भी जो है उसको भी मैनिपुलेट किया गया है। इन सारे आरोपों के वजह से कंपनी जो है अभी इनके जो शेयर प्राइस है वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो जो फाइनेंशियल जो आरोप था वो था सन 2014-15 से लेकर के सन 2019-20 तक का जितना भी जो फाइनेंशियल रिजल्ट आया है उसमें गड़बड़ी है, ऐसा करके सेबी का आरोप था। जिसके वजह से इनका जो मैं बात बात करूँ, सेबी ने रिज़ाइन देने के लिए बोला या इन लोगों ने खुद रिज़ाइन दिया ये मुझे नहीं पता। लेकिन इन्होंने रिज़ाइन ज़रूर दिया। इसके जो मुख्य प्रबंधक थे सुरेश कुमार रेड्डी और नारायण राजू, जो कि इनके चीफ सीएफओ थे, उन्होंने जो है कंपनी को रिजाइन रिजाइन किया। उसके बाद फिर अभी नया सीएफओ तो नहीं आया है, लेकिन इनके जाने के बाद सेबी के माध्यम से कुछ लोगों को प्रबंधन में इन्वॉल्व किया गया, जो कि जो 23 अक्टूबर को नारायण चक्रवर्ती जी को स्वतंत्र निर्देशक के रूप में और राधा किशोर पंडरगी को ये सितंबर में आया। इसको जो है स्वतंत्र निर्देशक के रूप में यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। उन्हीं के माध्यम से भी कंपनी आगे अपना कार्य कर रहा है। तो सारी चीज़ें बेहतरीन हैं, लेकिन इनका जो अभी जो फॉरेंसिक ऑडिट का जो मामला है वो अभी आगे चल रहा है। अभी उसका कोई लास्ट एंड टू एंड सॉल्यूशन नहीं आया है। इसी वजह से अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ नहीं पा रहा है। लेकिन कंपनी का फाइनेंशियल्स बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करते हैं फंडामेंटल के बारे में। तो कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो कंपनी का फंडामेंटल देखिए, फंडामेंटल पे अगर नज़र डालेंगे तो मार्केट कैप देखेंगे अभी तो 3,985 करोड़ का इनका करंट मार्केट कैप है। करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 19.8 रुपये इनका भी करंट शेयर प्राइस है। 52 वीक हाई की बात करें तो 36.8 रुपये और 52 वीक लो की बात करूँ तो 9 रुपये 27 पैसा इनका 52 वीक लो है। तो इस प्रकार से अभी इनका
शेयर प्राइस और मार्केट कैप है। स्टॉक का पी देखिए 2.84 का है, जो कि मार्केट पी इंडस्ट्री पी कितना है 40.6 है। तो दोस्त आप सर्च करके देखिए यहाँ पर यह कंपनी कितने सस्ते प्राइस पर अभी अवेलेबल है। अगर यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये अभी 20 गुना भी हो जाएगा ना, तो 20 गुना इस शेयर प्राइस से 20 गुना भी हो जाएगा तो अभी ये इंडस्ट्रियल पी के बराबर आएगा, मतलब फिर भी महंगा नहीं कहलाएगा अगर 20 गुना भी यहाँ से हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कंपनी के बारे में, अभी और भी आगे पता चलेगा। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए इनका आरओसीई देखिए 30.9% का इनका आरओसी है। आरओई देखिए इनका 22.3% का इनका आरओई है। तो फंडामेंटल में अगर हम इसका नजर डाल रहे हैं तो किसी प्रकार का कमी आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा अगर आप इसके फॉरेंसिक ऑडिट वाला मैटर को हटा देंगे। तो कंपनी का भी फेस वैल्यू 2 का फेस वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पीईजी रेशो देखिए 0.10 है, मतलब पीईजी रेशो के भी माध्यम से आप देखेंगे तो काफी सस्ता आपको ये इसका शेयर प्राइस नजर आएगा। इसके अलावा आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए लगभग 30% का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अर्निंग पर शेयर ईपीएस देखिए इतने छोटे मार्केट कैप पर किसी भी कंपनी का जो ईपीएस है ऐसा आपको नजर नहीं आएगा। अर्निंग पर शेयर देखिए 7 रुपये पर शेयर इनका जो है अर्निंग है। और कर्जा की बात करूं तो जीरो डेट फ्री कंपनी है, किसी प्रकार का कर्जा कंपनी के पास नहीं है। आप इतने छोटे कम प्राइस पर जो है इस प्रकार की कंपनी आप मार्केट में ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा नहीं, जो कि इस प्रकार के फंडामेंटल पर स्थित हो। कंपनी का रिजर्व देखिए यहाँ पर 6,597 करोड़ रुपए का रिजर्व है कंपनी के पास। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए लास्ट 3 साल में 46% का है। सेल्स ग्रोथ देखिए 40% का है। तो इस प्रकार का बेहतरीन फंडामेंटल जो है इस कंपनी का अवेलेबल है। अब चलिए आगे इनके जो है चार्ट वगैरह सारी चीजें हम देखेंगे। उससे पहले कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है उसको हम देख लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट पे अगर आप देखेंगे तो इनका अभी सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आया है। उसका कारण जैसे कि मैंने बताया कि सीएफओ इनका रिजाइन कर दिया है, अभी कोई नया सीएफओ अपॉइंट नहीं हुआ है। और जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट आता है वो सीएफओ का साइन उसमें होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसी वजह से अभी इनका जो सितंबर का क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो नहीं आया है। लेकिन इनके जो पिछले क्वार्टर का हम रिजल्ट पर नजर डालते हैं कि किस प्रकार से बढ़ा है। तो पिछले जून क्वार्टर के अगर हम रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो इनका सेल्स देखिए 1690 करोड़ इनका जो है केवल सेल्स हुआ था, जो कि जून 2022 में कितना था 640 करोड़ था। मतलब देखिए 3 साल में कंपनी का जो है जो सेल्स है वो लगभग 3 गुना हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जैसे मैंने बताया 30% के आसपास इनका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और जितना भी इनका प्रॉफिट आता है देखिए अदर इनकम ज़्यादा नहीं है, तो जितना भी इनका प्रॉफिट आता है वो सारी प्रॉफिट जो है इनके ऑपरेशन से ही आता है। अदर इनकम से कोई भी प्रॉफिट जो है जनरेट नहीं करता है। अब इनका नेट प्रॉफिट देख लीजिए। नेट प्रॉफिट देखिए अभी जून का जो क्वार्टर था उसमें कितना आया था 321 करोड़ रुपए का इनका नेट प्रॉफिट था। 321 करोड़, जो कि जून 2020 में 101 करोड़ था। मतलब इनका जो नेट प्रॉफिट है जिस प्रकार से सेल्स बढ़ा उस प्रकार से इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। 3 गुना से ज्यादा इनका नेट प्रॉफिट हो गया है। ईपीएस जैसे कि मैंने बताया इनका जो लगातार ईपीएस बढ़ा है क्योंकि सेल्स प्रॉफिट सारी चीजें बढ़ा है। फॉरेंसिक ऑडिट के कमी को छोड़ करके इस कंपनी का फंडामेंटल जो है एक्सीलेंस है। यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे तो सन 2012 से 10 साल का भी आप देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो किसी भी साल कम नहीं हुआ है। आप लगातार देखिए सन 2012 से लेकर के अभी सन 2023 तक पूरा जो है कंपनी का प्रॉफिट सेल्स जो है कभी भी कम नहीं हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कंपनी का भी ट्रेलिंग 12 मंथ में अगर बात करें तो 7,606 करोड़, जो कि मार्च 2012 में कितना था 1,263 करोड़ इनका जो सेल्स था वो अभी मार्च सन 2023 में 7,397 करोड़ का इनका सेल्स हो गया। और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में फिर से अधिक हो गया है 7,606 करोड़ का। अभी बाकी इनका रिजल्ट आना बाकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए सन 2012 में 238 करोड़ था, लेकिन अभी कितना हो गया है सन 2023 के मार्च में फाइनेंशियल ईयर में 2,173, लगभग 10 गुना इनका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है 10 साल के ड्यूरेशन में।
और इनका जो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में कितना है, 2235 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, खाली ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जैसे मैंने पहले भी बताया है, 30% के आसपास इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए, तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो 192 करोड़, सन 2012 में कितना था, 192 करोड़ के आसपास ये नेट प्रॉफिट जनरेट करता था, लेकिन अभी कितना है, 1415 करोड़, ये ट्रेलिंग 12 मंथ पर। और अभी जो फाइनेंशियल ईयर सन 2023 जो गया, उसमें 1371 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट कंपनी ने अपना जनरेट किया है। बशर्ते ये है, कंपनी को डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन वो बहुत नाम मात्र के लिए करता है। ये चीज़ है, कंपनी थोड़ा अगर प्रॉफिट और भी जनरेट करे और ये सारी चीज़ें हो, तो हो सकता है डिविडेंड का जो अनाउंसमेंट है वो कुछ ज़्यादा मात्रा में करे, ये सारी चीज़ें भी आगे बदल सकता है। अब कंपनी का जो बैलेंस शीट है उस पर भी अगर हम नज़र डाल लेते हैं यहाँ पर, तो बैलेंस शीट को भी आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कंपनी के पास सन 2012 में 206 करोड़ रुपए का कर्जा था। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, 206 करोड़ का कर्जा था, लेकिन पूरे कर्जे को क्या करते गया, कम करता गया, और अभी कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है। कंपनी का रिजर्व देखिए, सन 2012 में केवल 800 करोड़ का था, लेकिन बढ़ता गया, और अभी अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर सन 2023 में, तो 6,597 करोड़ रुपए का इनका खाली रिजर्व है। यानी कि यहाँ से 6-7 गुना जो इनका रिजर्व जो है बढ़ गया इस 10 साल के ड्यूरेशन में। ठीक है, कंपनी का जो इक्विटी शेयर कैपिटल तो स्प्लिट वगैरह हुआ, तो कंपनी का पहले ये जो 95 था, वो अभी जो 404 इनका जो है इक्विटी कैपिटल है। तो इस प्रकार से कंपनी का जो अगर फाइनेंशियल और जो फंडामेंटल को देखेंगे तो बहुत ही शानदार। अब कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, यही सब पर जो है थोड़ा सा इशू है। कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर के पास अभी कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके पास केवल 18 से 19% का ही स्टेक है। बाकी जो स्टेक है इनका 8 से 9% का स्टेक अभी एफआईएस के पास है, जो जून क्वार्टर में जो आया था वो, अभी सितंबर क्वार्टर का कोई डेटा नहीं आया है। ठीक है, ये जो जून क्वार्टर का है, और डीआईएस के पास 0.8 है। तो इस प्रकार से अगर हम नज़र डालें दोस्तों, केवल जो है इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न और जो है इनका कंपनी पर जो चल रहा है फॉरेंसिक ऑडिट, ये दोनों चीज़ को अगर हम जो है थोड़ा सा साइड अगर करें, तो कंपनी के फंडामेंटल और अगर बिजनेस को हम देखेंगे तो बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही शानदार इसका बिजनेस है। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा ये बताया गया जो जानकारी है, हो सकता है, आशा करता हूँ कि मैं आपको यह जानकारी बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो पर। तो चलिए आगे चलते हैं हम आपके क्विज के सवाल के जवाब के ऊपर। आपका जो प्रश्न हमने किया था, आपसे जो प्रश्न किया था, वो प्रश्न था, कौन सा स्टॉक एक्सचेंज बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया था। पहला लंदन स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, तीसरा शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, और चौथा था न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको बता दूं, इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज।